Hello everyone, welcome to मंजिल भारत once again. Myself अंकुश and I am here dealing with your economics part. तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स के ऊपर कुछ एमसीक्यूज देखे थे. आज उसी को कंटिन्यू करते हुए उसी का पार्ट 2 है आज, और आज कोशिश करेंगे आपका ये वाला टॉपिक फिनिश हो जाए. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन पे. तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास, द बुक विच इज एट द सेंटर पीस ऑफ द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वॉज रिटन बाई. कह रहा है जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी हुई तो उसके सेंटर पीस पे कौन सी बुक को ज्यादा अहमियत दी गई थी. तो मेरे भाई देखो, इस बुक का नाम था द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी. और ये जो बुक है ये लिखी गई थी J.M. कीन्स साहब के द्वारा, दैट इज जॉन मेनार्ड कीन्स, और इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो क्या आंसर आएगा इसका? कौन सी बुक थी? ये वाली बुक थी, और ये लिखी किसने थी मेरे भाई? J.M. कीन्स, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा. डन है काम यहां तक? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है क्लोज्ड इकोनॉमी इज वन विच, ऑप्शन ए डज नॉट ट्रेड विद अदर कंट्रीज, does not possess any means of international transport, does not have a coastal line होगा यहाँ पे, does not have a coastal line और is not a member of the UNO. तो बताओ क्या होगा? देखो भाई, जनरली जब आप बात करते हो इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी में क्या होता है, दो टाइप्स की आती हैं. एक आती है आपके पास ओपन इकोनॉमी, एक आती है आपके पास क्लोज्ड इकोनॉमी. ये हम बात करते हैं जब आप इकोनॉमी को डिवाइड करते हो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड परमिशन. किसके बेसिस पे मेरे भाई? ट्रेड परमिशन पे. जब भी आप इसको डिवाइड करते हो तो आपके पास दो ही इकोनॉमीज निकल के आती हैं, ओपन और क्लोज्ड. देखो, ओपन का मतलब होता है जहां पर आपके पास इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती. आप क्या कर सकते हो? इंपोर्ट एक्सपोर्ट आराम से कर सकते हो. बट क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है? यहां पर ना तो आपके पास इंपोर्ट हो सकता है और ना ही आपके पास एक्सपोर्ट हो सकता है. तो इसमें क्या होगा, जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही नहीं होगा तो कहने का मतलब है कि यहां पर इस केस में जो ग्लोबल ट्रेड है वो नहीं होगा. सिंपल सी बात है. तो बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा? डज नॉट ट्रेड विद अदर कंट्रीज. ऑप्शन ए विल बी द सिज राइट आंसर. डन? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है फ्री ट्रेड रेफर्स टू, कह रहा है जो फ्री ट्रेड है वो किसको रेफर कर रहा है? फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्री ऑफ कॉस्ट, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज, जब ट्रेड फ्री ऑफ ड्यूटी. तो देखो, जब भी आपके सामने बात होती है फ्री ट्रेड की, तो इसमें आपके पास जब भी ट्रेड की बात आए तो मेरे भाई ट्रेड में आपके पास गुड्स भी हो सकते हैं और सर्विसेज भी हो सकती हैं. और जब उसने कहा कि फ्री ट्रेड, तो मेरे भाई मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल बी इट्स राइट आंसर. बोलो भाई, यहां तक की कहानी बिल्कुल क्लियर है आपको? अगर बात क्लियर है तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ. कह रहा है विद विच फॉर्म ऑफ इकोनॉमी इज द टर्म लार्जेस्ट फेयर एसोसिएटेड. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है. बताओ जरा क्या आंसर आएगा इसका? देखो, ये जो टर्म है ना लार्जेस्ट फेयर, ये बेसिकली क्या है? ये एक तरह की एक फ्रेंच टर्म है. क्या है? फ्रेंच टर्म. और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इकोनॉमी विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. मतलब किसी भी देश की इकोनॉमी में क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए. मतलब कहने का मतलब ये हुआ, जब गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होती तो उस वाली कंडीशन को हम क्या कहते हैं? कैपिटलिज्म या फिर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी. तो मेरे भाई ये जो टर्म लार्जेस्ट फेयर है ये किसके साथ एसोसिएटेड है? ये है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के साथ. बिकॉज उसने कहा गया है कि इकोनॉमी ऐसी जहां पर आपके पास क्या हो? विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशन या फिर इंटरफेरेंस. तो ऐसी चीज हमारे पास क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिस्टिक में ही होती है. तो ऑप्शन इसका ये आ गया. बोलो भाई, क्लियर है यहां तक की कहानी? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ टर्शियरी सेक्टर. कह रहा है इसमें से कौन सा जो है वो टर्शियरी सेक्टर का पार्ट है. आई गेस ये क्वेश्चन हमने पहले भी करा था फर्स्ट लेक्चर में.
टर्शरी सेक्टर का मतलब होता है सर्विस सेक्टर, ऐसा सेक्टर जो हमको क्या करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो भाई सर्विस सेक्टर में क्या क्या चीज़ें आएंगी, देखो एनिमल हस्बेंड्री, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, फार्मिंग, फॉर्मिंग, हस्बेंड्री आ जाएंगी 1 डिग्री में। मैन्युफैक्चरिंग वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो किस में आ जाएंगी, सेकेंडरी में। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, ये भी किस में आ जाएंगी, प्राइमरी में। बट पावर एंड ट्रांसपोर्टेशन क्या है आपके पास, ये सर्विस सेक्टर के अंदर आएगा। तो मतलब ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, टर्शरी सेक्टर का। नेक्स्ट पढ़ो, कह रहा है अर्थशास्त्र बाई कौटिल्य इज रिलेटेड विद, कह रहा है मेरे भाई जो अर्थशास्त्र है जो कौटिल्य ने लिखी थी वो किसके साथ रिलेट कर रही है, बताओ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो यहां पर ना इस क्वेश्चन में बड़े सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आज मैं आपको एक डाउट क्लियर करता हूं। जब आपने कहा ना अर्थशास्त्र, देखो अर्थशास्त्र का मतलब होता है, अर्थ का मतलब होता है मनी और शास्त्र का मतलब होता है मेरे भाई टेक्स्ट, ठीक है। ये इसका क्या है, लिटरल मीनिंग है इन वर्ड्स का। अब देखो, अब यहां पर आपने पढ़ा कि इसका जो लिटरल मीनिंग है वो क्या है, मनी टेक्स्ट। तो वो ऑप्शन में क्या करके आएंगे, देखो ऑप्शन में उसने दिया भी हुआ है इकोनॉमिक पोस्टुलेट्स। आप क्या करोगे, अपने भावनाओं में खो जाओगे और फटाफट से इसको टिक मारते हुए आ जाओगे। लेकिन जब आप घर आओगे तो जब आप भावनाओं को छोड़ के दिमाग से काम लोगे तो बोलोगे नहीं भैया ये तो गलत हो गया। क्योंकि जो कौटिल्य साहब थे उन्होंने अर्थशास्त्र में क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ अपना जो एम्पायर था, मतलब जिस किंगडम के अंदर वो थे उसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात की थी। किसके बारे में, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात की थी। और आपको पता है ये जो कौटिल्य है ये कौन है, ही इज नन अदर देन योर चाणक्य। इन्हीं को चाणक्य भी कहा जाता है या फिर इन्हीं को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। जब आप ये मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य वाला अंपायर थे वहां पर क्या है, उनको किसने लाया था गद्दी पे, यही थे चाणक्य, विष्णुगुप्त। उन्होंने ये बुक लिखी थी अर्थशास्त्र अराउंड 250 BC के तहत, जहां पर उन्होंने पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो क्या आंसर आएगा इसका, पॉलिटिकल रीन। क्लियर है यहां तक की कहानी, ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है विच इज द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट 1 लाइनर क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोगों के पास 1 मिनट का समय है, फटाफट से मुझे इसका आंसर बताओ। ये आप लोगों का होना चाहिए बिकॉज एग्जाम्स ऑन योर हेड। और ये जो है ये इकोनॉमी से ज्यादा ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। तो मुझे फटाफट से इसका आंसर बताओ जल्दी से। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये था मेरे भाई आपके पास दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। क्या आंसर आएगा आपके पास, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। और ये केम इनटू एग्जिस्टेंट ऑन 7 जुलाई 1948 को क्या हुआ था, केम इनटू एग्जिस्टेंस, इसकी एग्जिस्टेंस हुई थी। और यही जो है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, इसी को हम क्या कहते हैं, यही फर्स्ट मल्टी रिवर वैली प्रोजेक्ट भी है, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट भी कहलाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया भी कहते हैं। तो देखो मैं यहां से आपके पास कितने क्वेश्चन बन गए मेरे भाई, डबल क्वेश्चन बन गए। कि जैसे आपको पूछा जाए फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट कौन सा है, तो यही है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। और आपसे पूछा जाए फर्स्ट पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो वो भी यही है। और ये कब आया था, ये लाया गया था 7 जुलाई 1948 को। ठीक है, कहानी यहां तक बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है द टर्म मिक्स्ड इकोनॉमी डिनोट्स। भाई ये तो आप लोगों से बिल्कुल होना चाहिए बिकॉज हमने फर्स्ट लेक्चर में भी ये वाली टर्म्स को डिस्कस किया था, ये वाला आपसे होना चाहिए। देखो मिक्स्ड इकोनॉमी, मैंने आपको बताया था कि देखो इकोनॉमी को जब आप आइडियोलॉजी के बेसिस पे करते हो ना डिवाइड, तो आपके पास कितनी इकोनॉमी आती है, एक आती है आपके पास कैपिटलिस्टिक, दूसरी आती है आपके पास सोशलिस्ट, तीसरी आती है आपके पास कौन सी, मिक्स्ड, ठीक है। और एक और आती है दैट इज कम्युनिज्म, जहां पर एक ही पार्टी है। तो यहां पर क्या है, यहां पर जो ऑनरशिप होती है वो किसकी होती है, वो होती है प्राइवेट इंडिविजुअल्स की। यहां पर ऑनरशिप किसके पास होती है, पब्लिक के पास।
यानी यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है। और मिक्स्ड वो होता है जहाँ पर आपके पास प्राइवेट और पब्लिक दोनों के दोनों क्या हो, को एग्जिस्ट करें। और इसीलिए तो हम इसको एक और नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज जॉइंट सेक्टर भी कहते हैं हम लोग इसको। यस और नो? तो बताओ क्या ऑप्शन आएगा? एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ रूरल एंड अर्बन सेक्टर्स, नहीं भाई, एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। डन है काम। नेक्स्ट देखो, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स कंट्रीब्यूटेड मोर ऑफ द सेविंग्स इन इंडिया। ये बढ़िया है और ये इकोनॉमी से ज्यादा ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अब देखते हैं आप लोगों में कॉमन सेंस कितनी है, बताओ जरा क्या आंसर आएगा इसका। बताओ भाई। देखो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स कंट्रीब्यूटेड मोर ऑफ द सेविंग्स इन इंडिया। भाई इंडिया में जितना ज्यादा सेव इसमें से कौन से सेक्टर ने दिया है? पब्लिक सेक्टर नहीं भाई, तो पहले ही खत्म। कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं भाई, प्राइवेट सेक्टर भी नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका हाउस होल्ड सेक्टर। देखो ना, एक कॉमन सेंस की बात थी। हाउस होल्ड सेक्टर में क्या है भाई, आपके पास कोई भी सोशल, नो सोशल सिक्योरिटी, मैं आपके सामने कहूँ तो इसमें सिंपल सी बात है, आप लोगों के पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है फॉर फ्यूचर के लिए। मतलब आप लोगों के पास क्या है, खुला हाथ है आपके पास, आप जितना मर्जी चाहे अपना पैसा बचा के रख सकते हो, चाहे आप एफडी खुलवा दो, चाहे आप मनी में लगा दो, चाहे अपने पास ही रख लो। तो वो क्या है, सबसे ज्यादा फ्रीडम इन चारों में से किसमें है? हाउस होल्ड सेक्टर के पास है। समझ में आ गई? डन है काम? ओके। कह रहा है ओवर यूज ऑफ रिसोर्स इज कॉल्ड ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, इट वाज प्रोपाउंडेड बाय। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है ओवर यूज ऑफ रिसोर्स उसको कहा जाता है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, इट वाज प्रोपाउंडेड बाय। किसने कहा था मेरे भाई? ये जल्दी बताओ। तो मेरे भाई ये वाला जो कहा था कि ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज को उसने कहा था ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, ये कहा था गैरेट हार्डिन ने। और इसने ये स्टेटमेंट कही थी, इसका मतलब ये हुआ ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स का कि भाई लोग जो है वो अपने सेल्फिश नेचर की वजह से अंधाधुंध क्या कर रहे हैं, रिसोर्स को यूज कर रहे हैं विदाउट थिंकिंग अबाउट कि भाई ये रिसोर्स एक दिन खत्म हो जाएगा। वही उसने कहा है कि ओवर यूज ऑफ रिसोर्स, उसने ये टर्म कही। ये किसने कही थी? ये कही थी गैरेट हार्डिन ने। इसको याद रखोगे। नेक्स्ट, कह रहा है इंडियन इकोनॉमी इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ होल मिक्स्ड इकोनॉमी बिकॉज, एक सेकेंड यहां पर ना ये होगा, इंडियन इकोनॉमी इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मिक्स्ड इकोनॉमी बिकॉज, अब पढ़ो कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो क्या है, एक तरह की मिक्स्ड, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्यों? कौन से इसके रीजन हैं? अर्बन सेक्टर को एग्जिस्ट विद वास्ट रूरल सेक्टर, ट्रेडिशनल सब्सिस्टेंस इकोनॉमी को एग्जिस्ट विद मॉडर्न इकोनॉमी, प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट विद पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, या फिर मोनोपोली एलिमेंट्स को एग्जिस्ट विद कॉम्पिटिटिव एलिमेंट्स। आई गेस ये आपको ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, अभी पढ़कर आए हम मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पर क्या होता है, इसको हम जॉइंट सेक्टर भी कहते हैं, जहां पर आपके पास क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों के दोनों क्या करते हैं मेरे भाई, को एग्जिस्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय। देखो भाई मुझे बताओ कि मैंने आपको बताया था कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, हमने अभी पढ़ा पीछे, इसमें जो ऑनरशिप होती है ना वो किसके हाथ में होती है मेरे भाई? ये होती है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में। अब कह रहा है कि एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो प्राइसेस है वो कौन करता है डिमांड? मुझे एक चीज बताओ, यहां पर जो आपके पास जो प्राइस मैकेनिज्म होता है ना, प्राइस मैकेनिज्म ये जो टर्म है ये बेसिकली हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंतर्गत ही यूज करते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि चीजों की जो प्राइस है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? मार्केट के ऊपर मेरे भाई। देखो ना, कोई रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट वगैरह है नहीं। अब सारी की सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करेंगी? प्राइसेस, मार्केट के ऊपर, यानी डिमांड और सप्लाई के ऊपर। जिसकी ज्यादा डिमांड होगी उसी की उतनी सप्लाई भी होगी। यस और नो? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो जब आप लोगों का कोरोना का टाइम आया तो क्या हुआ, अचानक से सैनिटाइजर और मास्क की डिमांड बढ़ी थी तो सप्लाई भी ज़्यादा कर रहे थे लोग। प्राइवेट जितने बिजनेस वाले थे उन्होंने क्या डिफरेंट के सैनिटाइजर्स वगैरह आ रहे थे। अगर ये एग्जामिन करो कि अगर यहीं पे हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती
और फिर कोरोना की कंडीशन होती, यहाँ पर चलो फिर भी गवर्नमेंट वगैरह रेगुलेट कर रही थी तो प्राइसेस में तो हाइक नहीं हुआ उतना ज़्यादा, बट सोचो अगर यहीं पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती तो सोचो कितना रेट हाई हुआ होता। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो पूरा का पूरा प्राइस मैकेनिज्म है वो डिपेंड करता है आपकी मार्केट के ऊपर। मार्केट के मतलब डिमांड और सप्लाई के ऊपर आपकी प्राइसेस यहाँ पर डिपेंड करती हैं। तो क्या क्या ऑप्शन आएगा आपका यहाँ पे, डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई। समझ में आ गया? बट चलो एक चीज यहीं पे समझ लो, बट यहीं पे अगर आपके सामने अगर मैं बात करूं किसकी, सोशलिस्ट इकोनॉमी की, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो प्राइस मैकेनिज्म जो होता है वो फॉलो नहीं होता। यहाँ पर जो आपका चीजें होती है वो होती है एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस। क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस। एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस का मतलब होता है ऐसी प्राइस जो कि गवर्नमेंट ने सेट करी होती है कि भैया अगर ये पेन 5 रुपए का होगा तो ये 5 रुपए का ही मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस मतलब जिसमें क्या होगा, जो कि ना ज़्यादा कॉस्टली और ना ज़्यादा सस्ता हो, जो नॉर्मल इंसान भी खरीद सके, दैट इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस। तो याद रखना इन दोनों टर्म्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा प्राइस मैकेनिज्म इज अ फीचर ऑफ। देखो भाई अभी हम पढ़कर आए प्राइस मैकेनिज्म किसका फीचर है मेरे भाई, अब ये तो करने की भी जरूरत नहीं है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की। तो आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं? देखो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीजें हैं मैं आपको बताता हूं। जब आप बात करते हो ना बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स की, तो इसके अंदर कुछ टॉपिक्स आते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है कि आपको इकोनॉमिक्स को समझना है। सेकंड टॉपिक आता है आपको इकोनॉमी को समझना है कि इकोनॉमी कैसे इंजेक्ट होती है, इकोनॉमी कैसे लीकेज होती है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज योर टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करना है। दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी क्या है, ट्रेड बैलेंस के बेसिस पे क्या है, ट्रेड परमिशन के बेसिस पे क्या है, ये सब चीजें। और लास्ट टॉपिक इसमें आता है आपका टाइप्स ऑफ सेक्टर। क्या आता है मेरे भाई? टाइप्स ऑफ सेक्टर, जिसमें आप लोग पढ़ते हो ये क्या, ये प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर वगैरह, ये सब समझ में आ गई इतनी सी बातें। तो ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं जो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स में कवर होते हैं और उन्हीं के बेसिस पे हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है। और आज आपका क्या हो जाएगा, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स वाला टॉपिक अच्छे से आप लोगों का क्लियर हो जाएगा विद एमसीक्यूज। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्शरी एक्टिविटी। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये डबल बार हो गया तो ठीक कर लेना। अब देखो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्शरी एक्टिविटी। बताओ भाई इसमें से कौन सी जो है टर्शरी एक्टिविटी है। आई गेस ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हमने लास्ट वाली स्लाइड में भी किया था। फार्मिंग नहीं भाई, ये तो 1 डिग्री है। मैन्युफैक्चरिंग नहीं, ये सेकेंडरी है। डेयरी फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग ये आता है आपका प्राइमरी में। ट्रेडिंग, यस ट्रेडिंग आपका किस में आएगा, 3 डिग्री यानी टर्शरी एक्टिविटी में, बिकॉज ये हमको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो ये गैस क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये ऑलरेडी कर चुके थे हम। नेक्स्ट कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग। अब मुझे बताओ इसमें से कंसीडर करो फॉलोइंग को। कह रहा है एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन इज हाई इन डेवलप्ड कंट्री। देखो भाई पढ़ने से पहले मैं आपको ना कुछ चीज बताता हूं। जब भी आप बात करते हो किसकी, एक डेवलप्ड कंट्री की, ध्यान से सुनो मेरी बात। जब मैंने आपके सामने कहा एक डेवलप कंट्री, तो डेवलप कंट्री में क्या होता है, एक ऐसा ग्राफ चल रहा होता है कि उसका जो प्राइमरी सेक्टर होता है ना वो क्या करता है, वो डिक्रीज होता है, और जो उसका टर्शरी सेक्टर होता है वो काफी ज्यादा राइज करता है। ये एक विशेषता होती है किसकी, एक डेवलप्ड कंट्री की। समझ में आई? बट यहीं पे अगर इसके कॉन्ट्रास्ट में आप अंडर डेवलप्ड को देखोगे या फिर डेवलपिंग को देखोगे तो उसमें क्या होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर ज्यादा रोल प्ले करता है एज कंपेयर टू योर टर्शरी सेक्टर से। अब पढ़ो इन स्टेटमेंट्स को। कह रहा है एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन इज हाई इन डेवलप्ड कंट्रीज। कह रहा है डेवलप्ड कंट्रीज में एग्रीकल्चरल कंट्रीब्यूशन हाई होती है। देखो एग्रीकल्चर किस में आता है, वो 1 डिग्री में आता है, तो ये वाली स्टेटमेंट तो सरासर गलत है। कह रहा है ऑटोमोटिव सेक्टर इज ए पार्ट ऑफ टर्शरी सेक्टर। नहीं भाई, ऑटोमोटिव सेक्टर ये सारी किसकी एग्जांपल है, ये आपके पास सेकेंडरी सेक्टर की यानी मैन्युफैक्चरिंग वाले की, 2 डिग्री सेक्टर की, ये भी गलत। कह रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर कंट्रीब्यूटेड हाईएस्ट इन इंडियाज जीडीपी। कह रहा है जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसने कंट्रीब्यूट किया था हाईएस्ट इन इंडियाज जीडीपी। नहीं भाई, उस समय किसने किया था, प्राइमरी ने, तो ये भी गलत है। तो क्या आंसर आएगा आपके पास, ऑल इनकरेक्ट। समझ में आ गया? देखो एक चीज है, जब इंडिपेंडेंस के टाइम, जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी, उस दौरान, उसके मतलब आने वाले 5-6 सालों के अंदर, कि जो हमारी इंडिया की जो जीडीपी है ना उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था किसने, प्राइमरी सेक्टर ने। बट एट प्रेजेंट कौन है, एट प्रेजेंट हमारे पास 3 डिग्री सेक्टर ही है।
समझ में आ गया? क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ऑकर्ड इन इंडिया आफ्टर इट्स लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज इन 1991। तो देखो ये जो इकोनॉमिक पॉलिसीज इन 1991 है ना, इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये कब लाए गए थे? 1991 में, ठीक है। और इस समय जो पीएम थे वो थे मेरे ख्याल से पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। अब देखो, अब कहा गया कि क्या आएगा जब लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज इन 1991। आप लोग मुझे एक सिंपल सी चीज बताओ कि जब मैं आपके सामने कह रहा हूं लिबरलाइजेशन, तो ये जो वर्ड है लिबरलाइजेशन, इसका मीनिंग क्या हुआ? पहले तो आप लोग मुझे इसका आंसर बताओ फटाफट से। देखो जब मैं आपके सामने कह रहा हूं ना वर्ड लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन का मतलब हुआ कि मेरे पास जो गवर्नमेंट सेक्टर है ना उस वाले को क्या करना, मेरे को मिनिमाइज करना, और जो प्राइवेट सेक्टर है उसको थोड़ा सा बढ़ावा देना। देखो यही तो एग्जांपल हुई थी बिफोर 1991। 1991 से पहले हमारा जो देश था वो किसको फॉलो कर रहा था? ओपन इकोनॉमी, सॉरी क्लोज्ड इकोनॉमी को। किसको फॉलो कर रहा था मेरे भाई? क्लोज्ड इकोनॉमी को। बट आफ्टर 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के तहत हमने कौन सी इकोनॉमी को अपनाया? दैट इज ओपन इकोनॉमी को, ठीक है। तो देखो ओपन इकोनॉमी में क्या किया हमने, बेसिकली जो गवर्नमेंट सेक्टर की जो थी उसको हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा कम किया, और प्राइवेटाइजेशन को थोड़ा सा बढ़ा दिया, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह वो हमने चीजें क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। तो अब क्या आएगा इसका बताओ? शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इंक्रीज एनॉर्मसली। मुझे एक चीज बताओ, जब आपने लिबरलाइजेशन करा तो क्या उसमें एग्रीकल्चर का शेयर जीडीपी में एनॉर्मसली इंक्रीज हुआ? यस और नो? नहीं मेरे भाई, गलत। कह रहे शेयर ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट इन वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज, बिल्कुल सही बात है, सही बात है ना भाई। अब देखो एफडीआई इनफ्लोज इंक्रीज। देखो एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो भाई मतलब क्या हुआ कि जो बाहर की कंट्रीज है वो हमारे पास, हमारी कंट्री में क्या करेंगी? इन्वेस्ट करेंगी, बिल्कुल सही बात, इंक्रीज हुआ। कह रहा है इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज एनॉर्मसली। देखो जो भी बाहर की कंट्रीज हमारी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करती है ना, तो उसको हम कहाँ रखते हैं? उसको हम रखते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में। तो ये क्या होगा? ये भी इंक्रीज हुआ, यस और नो? कह रहे सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, तो कौन सा आएगा? 2, 3, 4। तो 2, 3, 4 मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है ये बात यहां तक? बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर यूज्ड टू हैव अ लार्ज शेयर इन इंडियाज जीडीपी एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। ये मैंने आपको अभी बताया कि एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस पे जो लार्जर शेयर था इंडिया जीडीपी का था वो था आपके पास प्राइमरी सेक्टर में। और प्राइमरी सेक्टर को हम क्या कहते हैं? आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। इंडस्ट्री आता है आपके पास 2 डिग्री में, सर्विस आता है आपका टर्सरी में, तो एग्रीकल्चर इसका राइट आंसर। बट अगर यही क्वेश्चन आपको आज के टाइम में पूछ दे कि प्रेजेंट में इंडिया का जीडीपी का लार्जर शेयर किस में है, तो आंसर आपका तो आएगा टर्सरी सेक्टर। क्लियर है? नेक्स्ट कह रहे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मार्केट इकोनॉमी। कह रहे मार्केट इकोनॉमी के तहत आपने क्या करना है? इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और मुझे बताओ कौन सा सही है। कह रहे ना मार्केट इकोनॉमी द प्राइवेट सेक्टर चूजेस व्हाट टू प्रोड्यूस एंड गवर्नमेंट एक्ट एज अ फैसिलिटेटर ओनली। पहले तो मुझे आप लोग ये बताओ कि मार्केट इकोनॉमी क्या होता है। देखो मार्केट इकोनॉमी कुछ नहीं है, जो आप लोगों ने पढ़ी ना अभी तक कैपिटलिस्टिक, उसी को हम कहते हैं कभी कभी मार्केट इकोनॉमी, या तो कभी कभी फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, मार्केट इकोनॉमी यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है? जो प्राइवेट सेक्टर है उसी की मोनोपोली चलती है, और गवर्नमेंट सेक्टर एक्ट एज अ फैसिलिटेटर ओनली, मतलब गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन यहाँ पे नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। सेकेंड, द गवर्नमेंट रेगुलेट्स द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज इन द एक्स मार्केट, बिल्कुल नहीं, तो इसका आएगा ओनली 1। ठीक है, बातें क्लियर हो रही है? बिल्कुल सही बात है साहब। नेक्स्ट देखो, कह रहा था वर्किंग ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म इन फ्री मार्केट इकोनॉमी। देखो फिर से आ गया, अभी हम पढ़कर आए फ्री मार्केट किसको कहते हैं? अगेन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को कहते हैं। कह रहे हैं जो प्राइस मैकेनिज्म है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में रेफर टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, किस पे? ये हम अभी पढ़कर आए प्राइस मैकेनिज्म किसके ऊपर करता है डिपेंड? इंटरप्ले ऑफ द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कि वहां पर पूरी की पूरी प्राइसेस आपकी डिपेंड करती हैं कितनी आपकी डिमांड से और कितनी आपकी क्या है? सप्लाई हो रही है। नेक्स्ट
कह रहा है द 3 मेन फीचर ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज आर, कह रहा है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के 3 मेन फीचर्स क्या हैं। सबसे पहली बात, प्राइसेस जो होती है वो क्या होता है, प्राइवेट इंडिविजुअल के कंट्रोल में है, बिल्कुल सही बात है। अब इनका मैक्सिमम एम क्या होता है प्राइवेट इंडिविजुअल्स का, कि उनको मैक्सिमाइज क्या हो, प्रॉफिट हो, प्राइसेस प्रॉफिट। और तीसरी चीज यहां पर आपके पास क्या होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, राइट टू क्या होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी यहां पर एप्लीकेबल होता है, बट सोशलिस्ट में ऐसा नहीं होता है। तो क्या आएगा आपके पास, प्राइसेस प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी राइट्स। समझ में आ गई, तो इसका आंसर विल बी योर बी। अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, कह रहा है वन ऑफ द फीचर्स ऑफ अ फ्री मार्केट इकोनॉमी इज, कह रहा है फ्री मार्केट इकोनॉमी का एक फीचर बता दो। ये हमने पहले भी पढ़ा था शायद। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी यानी क्या, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, जो कंज्यूमर होता है, यानी कि जो आपके पास जो सर्विसेज लेने वाले, जैसे हम लोग कंज्यूमर्स हैं, हमारे पास चॉइसेस बड़ी ज़्यादा होती हैं, मतलब कंज्यूमर की सॉवरेनिटी यहाँ पे सुप्रीम होती है। ठीक है, यहाँ तक की कहानी। बिकॉज देखो हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस हैं। तो यहाँ पर इसका मेन एक फीचर आया था कंज्यूमर सॉवरेनिटी, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। कह रहा है इन अ सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब मुझे बताओ ये सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी क्या होता है। सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी हम कहते हैं मेरे भाई सोशलिस्ट इकोनॉमी को, सोशलिस्टिक इकोनॉमी। अब इसमें क्या होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होती है, प्राइस आपकी कौन सी होती है, एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस होती है। यहां पर राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी यहां पे नहीं होता है। ये कुछ मेन फीचर्स हैं। ठीक है, पढ़ो जरा। कह रहे हैं और द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ऑन्ड बाय द गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है। एंड द वेलफेयर ऑफ द पीपल आर लेफ्ट टू द मार्केट प्रोसेस, नहीं मेरे भाई, वेलफेयर ऑफ द पीपल आर लेफ्ट टू द मार्केट प्रोसेस, मार्केट पे नहीं छोड़ते हैं, तो ये गलत। आर ऑन्ड बाय द गवर्नमेंट, यहां तक बिल्कुल सही है। एंड द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द प्राइम कंसर्न, बिल्कुल सही बात है, 101% सही बात है। तो ऑप्शन बी, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। डन है काम यहाँ पे। अब देखो ना यार, अब गवर्नमेंट जब भी चीजें करेगी, जब भी कुछ चीज करेगी, तो वो क्या करेगी, लोगों के हित में ही करेगी। फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द प्राइम कंसर्न। बट यहां पर प्राइम कंसर्न क्या था, मैक्सिमाइज प्रॉफिट या फिर कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन, जिसको आप कंज्यूमर सॉवरेनिटी भी कहते हो। ये होता है आपका किसका, कैपिटलिस्ट में। डन हो गया काम। नेक्स्ट देखो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कैपिटलिज्म। अब मुझे बताओ इन चार ऑप्शन में से कौन सा आपका कैपिटलिज्म का फीचर नहीं है। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी अभी पढ़कर आए हम, बिल्कुल है, तो ये वाला तो नहीं आएगा। उसने पूछा नॉट अ फीचर। कह रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ कंपटीशन, मेरे भाई देखो ना, मैंने आपको पहले ही कहा, अगर प्राइवेट कंपनीज है तो उनके आपस में उतना ही ज्यादा कंपटीशन होगा, जितना ज्यादा कंपटीशन होगा, इसलिए तो आपकी क्या होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो ग्रोथ रेट होता है वो क्या होती है, हाई होती है, बिकॉज कंपटीशन बड़ा ज्यादा मिलता है। तो कंपटीशन वाला भी गया। फ्रीडम ऑफ चॉइस, भाई मैंने आपको अभी बताया, कंज्यूमर के पास क्या होती है, बहुत ज्यादा फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है। बट ये वाला जो मोटिव है, सर्विस मोटिव, ये यहां पर नहीं होता, बिकॉज ये काम होता है सोशलिस्ट में। तो ये इसका सही आंसर आएगा। डन है यहां तक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच। अब बताओ एक क्लोज्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जिसके अंतर्गत क्या, ये चार ऑप्शन है, देखो ये मैं पढ़कर आया हूं। तो ये क्वेश्चन आप लोग मेरे को क्या बताओगे, कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताओगे मेरे भाई, जल्दी से। ये मैं नहीं करवा रहा, ये मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया है, ठीक है। बोलो भाई, यहां तक की कहानी क्लियर है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, और आई गेस ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, पढ़ो इसको। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक्स क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमीज इनटू इनकम ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ जीएनआई ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा यूजिंग द एटलस मेथड एक्सचेंज रेट फॉर द 2020-21 फिस्कल ईयर, इंडिया फॉल्स इन विच ऑफ द 4 इनकम ग्रुप्स डिस्क्राइब बिलो। तो बताना है कि ये जो चार ऑप्शन है इसमें से इंडिया किस इनकम कंट्री में फॉल करता है। तो पहले तो मेरी एक चीज ध्यान से समझो कि अगर आप क्या करते हो, इकोनॉमी को देखते हो पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे, तो आपकी जो इकोनॉमी आती है वो चार डिफरेंट टाइप में आप इसको क्या करते हो, कैटेगराइज करते हो। सबसे पहला आता है आपके पास हाई इनकम, जिनकी हाई इनकम है, हाई इनकम कंट्री।
फिर आता है आपके पास अपर मिडिल इनकम कंट्री, वो कंट्रीज जो अपर मिडिल इनकम में। फिर आता है लो मिडिल इनकम कंट्रीज, और लास्ट में आता है आपका लो इनकम कंट्रीज। अब उसने पूछा है इन चार में से इंडिया जो है वो किसके अंडर फॉल करता है। तो मेरे भाई देखो, इसका जो क्राइटेरिया होता है वो वर्ल्ड बैंक सेट करता है। कौन सेट करता है मेरे भाई? वर्ल्ड बैंक सेट करता है। और जो वर्ल्ड बैंक के ये जो वर्ल्ड बैंक है, इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर है, ये आप लोग मुझे क्या बताओगे, कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। और ये इसका क्राइटेरिया क्या होता है कि जिन भी कंट्रीज की जो इनकम है वो ज़्यादा होती है, मोर देन $13,205, जिनकी इनकम $13,205 से ज़्यादा है वो हाई इनकम में आती है, और जिनकी इनकम $1806 से क्या है, लेस है, वो आते हैं लो इनकम ग्रुप में। सिमिलरली लो मिडिल इनकम में कौन से आएंगे? जिनकी इनकम फॉल करती है मेरे भाई $1806 से लेके $4255 के बीच। और ये अपर में कौन से आते हैं? जिनकी इनकम फॉल करती है $4256 से लेके $13,205 के बीच में। ये आपके पास कुछ क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो देखो अब इंडिया की जो वो एवरेज इनकम है, देखो याद रखना, इंडिया की जो एवरेज इनकम है वो है मेरे भाई $2,200, इतनी है। देखो $1 जो होता है ना अभी करंटली वो चल रहा है 83.5 रुपीज़ के बराबर, अभी 83.5 रुपीज़ के बराबर चल रहा है अभी। तो इसके तहत $2,200 कहाँ पर फॉल कर रहा है? देखो 18, यार ये 1806 नहीं है, इसको ठीक करना, सॉरी मैंने 1806 लिखा है क्या, ये आएगा $1086। तो ये जो 1086 से लेके 42255, तो देखो 2200 कहाँ फॉल कर रहा है? इसके अंडर फॉल कर रहा है। तो इसीलिए जो इंडिया है आपके पास वो कौन सी कंट्री में काउंट होता है मेरे भाई? वो काउंट होता है लो मिडिल इनकम कंट्री में। और ये बस 2021 का नहीं, अभी करंट भी अभी इसी में ही फॉल कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। तो आज का ये एमसीक्यू सेशन समाप्त होता है। आई होप आप सब लोगों को ये सेशन एकदम अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। देखो मैं एक बार आपको फिर कह रहा हूँ, स्पेशली जो भी एस्पिरेंट्स है फीमेल सुपरवाइजर वाले, आपके एग्जाम ऑन योर हेड, हार्डली कोई हफ्ता भी नहीं रहता आपके एग्जाम को। अभी देखो जितना भी आप लोगों ने पढ़ लिया है उसको आप क्या करो, कंपाइल अप करने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दो और एमसीक्यूज लगाओ, ठीक है। अब इस टाइम में अब आपको कुछ नया या पैनिक होकर नहीं पढ़ना है, अपनी तैयारी को बूस्ट करो। और आपकी इसी तैयारी को बूस्ट करने के लिए हमने अपनी ऐप पे आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है। तो प्लीज़ आप हमारी ऐप को ओपन करें और वहाँ से हमारी टेस्ट सीरीज भी खरीद लें। और बाकी जो भी हैं फीमेल सुपरवाइजर के अलावा भी जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, आप भी अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दो, बिकॉज कभी भी जेकेएसएसबी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कोई भी एडवर्टीजमेंट आ सकती है, स्पेशली एसआई वाले और कांस्टेबल, ठीक है मेरे भाइयों। तो आई होप आप सब लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स या फिर जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।